नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस PYQ की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 90 प्रश्नों को। ये जो हमारा लेक्चर होगा ये कुल 2 पार्ट में होगा, जिसमें पहले पार्ट में हम कुल 45 प्रश्नों को देखेंगे और दूसरे पार्ट में शेष 45 प्रश्नों को हम देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अब आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहे हैं, मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए, सॉल्व करते हुए और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए इसी के साथ पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ये पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। तो इस स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था, बल्कि नेहरू रिपोर्ट में बहुत सारे मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसी भी तरह के मूल अधिकार की बात नहीं की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 को हम देखें तो अगस्त प्रस्ताव इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि भारतीयों की जो बहुत प्राचीन मांग थी कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए और इसलिए एक संविधान निर्मात्री परिषद बनाई जानी चाहिए, तो अगस्त ऑफर ने इस बात को माना और फिर क्रिप्स में भी इसे दोहराया गया। तो एक का हमारा जो उत्तर है वो है ए। अगला, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग, अवाद योग, लचीले, कठोर। तो मौलिक अधिकार हैं वाद योग, यानी ये जस्टिएबल राइट्स हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों को 2 तरीके से जो है विभाजित किया गया है। एक तो मौलिक अधिकार के तहत और बहुत सारे अधिकारों के बाद डीपीएसपी के तहत भी की गई है, लेकिन डीपीएसपी के तहत जो बातें की गई हैं वो गैर न्यायोचित है। यानी डीपीएसपी में लिखी हुई किसी बात को लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते, इसीलिए उसे हम कहते हैं कि ये गैर न्यायोचित है और ये जस्टिएबल नहीं है, यानी ये अवाद योग्य है। लेकिन मौलिक अधिकार के हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों में लिखी बातों को लेकर के आप न्यायालय में जा सकते हैं। और डीपीएसपी तो केवल लिखा गया है इस तरीके से कि भाई अगर सरकारों की इच्छा होगी तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं और आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं, और अगर किए जा सकते हैं तो कौन कर सकता है? तो देखिए, आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकाल को पढ़ते हुए हमने इसके बारे में विस्तार से डिस्कस किया था, जैसा आप लोगों को ध्यान हो। अगला, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया प्रश्न है। पहला, यह राज्य कृत के विरुद्ध एक गारंटी है। तो निश्चित रूप से मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं वो राज्य कृत के विरुद्ध एक गारंटी है, क्योंकि राज्य क्या है, स्टेट क्या है, एक बहुत भारी भरकम मशीनरी है और चूंकि सत्ता भ्रष्ट करती है, संपूर्ण सत्ता संपूर्ण भ्रष्ट करती है। इस सिद्धांत के हिसाब से अगर जो है स्टेट चाहेगा तो नागरिकों का शोषण करने लगेगा। तो मौलिक अधिकार राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है और ये जो है इंडिविजुअल व्यक्तियों के कृत्यों से भी हमें सुरक्षित रखते हैं ताकि देश में मत से न्याय न हो जाए। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। तो निश्चित रूप से ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। सामाजिक, राजनीतिक तो ठीक से सुनिश्चित करते ही हैं।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति ही है और उसी से ये जो है प्रभावित भी है। तो इस हिसाब से हम देखें तो 1, 2, 3 ये तो जो है सही है और 4 सही नहीं है। 4 में क्या है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है लिखा है, तो यह सही नहीं है। तो हमारा सी उत्तर है 1, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो आप देख रहे हैं कि अनुच्छेदों से बहुत सारे, मैंने तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो केवल आर्टिकल से रिलेटेड थे उनको हटा दिया है, लेकिन आर्टिकल्स किस आर्टिकल में क्या लिखा है इससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऐसे में अगर ये आपके ध्यान में रहे तो बहुत सेफ जोन में रहेंगे आप एग्जाम में। तो अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, तो निश्चित रूप से ये आसान प्रश्न है। हम जानते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है। प्रश्न ये अच्छा है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता देता है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 13। मैं जब एनडीए सीडीएस वगैरह का प्रश्न देख रहा था तो उसमें अनुच्छेद 12 और 13 से काफी प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन अगर हम स्टेट पीएससी की बात करें तो उसमें जो है आर्टिकल 12 और 13 को तो जो है हटा दिया जा रहा है, जबकि अनुच्छेद 13 बेहद महत्वपूर्ण है मौलिक अधिकारों को पढ़ने के लिए। हमने कम से कम 1.5 घंटे में केवल अनुच्छेद 13 को पढ़ा था क्लास में, लेकिन इससे ज्यादा प्रश्न भी नहीं है। अब यहां तो मान लीजिए एक प्रश्न हमें दिख गया, लेकिन एनडीए सीडीएस के एग्जाम में जो हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें जो है काफी प्रश्न इस तरह के दिखेंगे। तो ये हमारा उत्तर है ए, अनुच्छेद 13। अब जो है थोड़ा व्याख्या देख लीजिए एक बार, जो है थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां, इसका जो है शीर्षक है लॉ कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। क्या कहता है अनुच्छेद 13? तो अनुच्छेद 13 अन्य सभी कानूनों पर मूल अधिकारों की सर्वोच्चता घोषित करता है कि मूल अधिकार सबसे ऊपर हैं और जितने कानून हैं वो नीचे हैं मूल अधिकार के। मूल अधिकार से जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो मूल अधिकार सबसे मजबूत है, उससे कोई टकरा नहीं सकता, और जो टकराएगा उसका समूल नाश हो जाएगा। तो मूल अधिकार क्या है? ये सर्वोच्च है। तो पहली बात कि अनुच्छेद 13 ये बताता है कि अन्य सभी कानूनों पर मूल अधिकारों की सर्वोच्चता है तथा न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी ये प्रदान करता है। ये जो है 2 बातें करता है। क्या? अनुच्छेद 13 संविधान पूर्व विधियां यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, माने कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो कानून चल रहा था भारत में, और संविधान पश्चात की विधियां यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये दोनों की बात करता है। ठीक है, कैसे? देखिए अनुच्छेद 13 खंड 1 क्या कहता है? संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां, संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारतीय राज्य क्षेत्र में जितने भी लॉ चल रहे थे वो उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। यानी कि अगर जो है संविधान लागू होने से पहले का कोई कानून है और वो मूल अधिकार के विपरीत बात कर रहा है, उससे सुसंगत नहीं है, वो उससे असंगत है, तो मूल वो क्या हो जाएगा? वो जो है शून्य हो जाएगा, उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक वो जो है मूल अधिकार का विरोध कर रहा है या असंगत है उससे। 13(2) क्या कहता है? राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। अब ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात हो रही है कि संविधान लागू होने के बाद क्या होगा कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, यानी भाग 3 के यानी मौलिक अधिकार के उल्लंघन में होगी, उल्लंघन की सीमा तक क्या होगी? शून्य होगी। अब इसी में एक पूरा जो है ऐतिहासिक अगर हम देखें तो मुकदमों की श्रृंखला दिखती है, और वो केवल और केवल इस विषय पर दिखती है कि लॉ से हम
आशय क्या था संविधान निर्माताओं का? क्या लॉ के अंतर्गत संविधान संशोधन विधियों को भी शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इसी पर पूरा जितना भी आप जो है बड़े बड़े केस लॉज जानते हैं वो सब जो है इसी विषय पर जो है आधारित थे। देखिए इसमें क्या लिखा है। अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि के अंतर्गत यानी कानून के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला कोई अध्यादेश हो सकता है तो ऑर्डिनेंस हो सकता है, आदेश हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, नियम हो सकता है, रूल हो सकता है, विनियम हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है, उप नियम हो सकता है, बाइलाज हो सकता है, अधिसूचना हो सकती है, नोटिफिकेशन, प्रथा, कस्टम, रूढ़ी, यूजेस, ये सब हो सकते हैं। लेकिन फिर जो है कोर्ट में मुकदमा पहुंचा कि संविधान संशोधन को भी विधि माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर संविधान संशोधन को भी विधि माना जाएगा तो संविधान संशोधन करके भी मूल अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। अगर संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा तो संविधान संशोधन करके मूल अधिकार को छीना जा सकता है। और इसी पर अगर आपको थोड़ा सा जो है ये 13(4) बाद में जोड़ा गया, ये पूरा जो है लंबा डिस्कशन है और ऑलरेडी मैं आपका समय ले लिया। हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आ जाइए अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, निश्चित रूप से मौलिक अधिकार इसका उत्तर होगा। तो 7th का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा बी, मौलिक अधिकार। अगला, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं 16 से अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अब आप ये देखिए कि ये किस किस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब देखने के लिए लिहाज से तो ये बहुत ही जो है आसान प्रश्न हमें दिखता है, लेकिन ये किस किस एग्जाम में पूछा गया है। आईएएस प्री 2002, यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2014 और उसी वर्ष यूपी आरओ एआरओ प्री 2014 में ये पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको जो है संविधान के सभी भाग याद हैं और उसके बाद जो है मौलिक अधिकार हो गए, इसी तरीके से ग्राम पंचायतों, पंचायती राज से बहुत जुड़े हुए जो है अनुच्छेदों से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो अगर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं संविधान में उनसे रिलेटेड अगर आपको आर्टिकल्स याद है तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 सी हमारा उत्तर है। अब सोचिए ये आईएएस में भी पूछा गया प्रश्न है। अगला, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 17। तो हमारा उत्तर है ए, अनुच्छेद 14, जो कि बात करता है विधि के समक्ष समता की और विधियों के समान संरक्षण की। तो वो ये कहता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र, सभी के लिए एक कानून, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, एक के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो निश्चित रूप से सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। तो भारतीय राज्य क्षेत्र में ना तो कोई प्रथम नागरिक होगा और ना ही कोई द्वितीयक नागरिक होगा और ना ही कोई प्रथम से ऊपर और ना ही कोई प्रथम से नीचे होगा। तो सब क्या होंगे? बराबर होंगे। और सर्वोच्च क्या होगा? कानून होगा देश का। तो कानून की सर्वोच्चता होगी। अमीर गरीब सब लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। हालांकि इसके आगे जाकर के जो लोग असमान हैं, जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, जो गरीब हैं, उनके लिए फिर आरक्षण का भी प्रावधान किया जाएगा, विशेष जो है उपबंध के तहत, ठीक है। उसको जो है समता का हम वो नहीं मानेंगे। तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार। तो निश्चित रूप से समता के अधिकार के अंतर्गत ये आएगा। तो 11 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। मद्रास राज्य बनाम
दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया और संविधान में एक नया अनुच्छेद 15 खंड 4 को जोड़ा गया। आइए एक बार इसकी भी बात कर लेते हैं। बी हमारा उत्तर है। तो देखिए 15(4) ये मूल संविधान में नहीं था। 15 खंड 3 तक का ही प्रावधान था मूल संविधान में, लेकिन जैसे ही आरक्षण की बात आई वैसे ही संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया। तो इसे प्रथम संविधान संशोधन, यानी ये संविधान का पहला संशोधन ही था। तो जिस प्रकार से संविधान का 42वां संशोधन हम देखते हैं जिसमें काफी चीजें संशोधित की गई थी, हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें जो है बाद में पलट भी दी गई, लेकिन उसी तरीके से पहला संविधान संशोधन भी बहुत व्यापक संविधान का संशोधन था। ठीक है, तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इसके अनुसार यानी अनुच्छेद 15 खंड 4 के अनुसार राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु विशेष प्रावधान यानी आरक्षण कर सकता है। राज्य मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न वर्गों के लिए निश्चित अनुपात में स्थान निर्धारित कर सकता है। फिर इसके बाद संशोधन हुआ, एक नया खंड जोड़ा गया 15 खंड 5। ये कब जोड़ा गया? तो इसे 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं में भी, तो पहले जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में था उसे निजी शिक्षण संस्थाओं में भी लागू कर दिया गया। तो पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया, किंतु अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान इस प्रावधान के दायरे के बाहर रहे। तो कहने का मतलब है कि 15(5) को जोड़ करके संविधान में क्या कर दिया गया कि निजी क्षेत्र में भी पिछड़े वर्ग के लिए जो है आरक्षण कर दिया गया। अब इसके बाद अभी जब दिया गया रिजर्वेशन 10% आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए, तो ये अभी लेटेस्ट हुआ। तो संविधान में अनुच्छेद 15 खंड 6A और B जोड़ा गया। तो ए में क्या कहा गया? तो ए ये 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य खंड 4 और 5, राज्य खंड 4 और 5 में वर्णित वर्गों से इतर, यानी इसमें जो वर्गों का जिक्र है उससे इतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान यानी आरक्षण लागू कर सकेगा। और 15 खंड 6B में क्या कहा गया कि इसके अनुसार ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो नौकरियों में भी दिया जाएगा, शिक्षा संस्थानों में भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया आपको। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16(4। तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 15(5), यही तो हमने अभी पढ़ा है कि अनुच्छेद 15(5) के तहत ये किया गया। अगला, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 13(2) तथा 14, अनुच्छेद 14 एवं 15, अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4। तो अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4) जब भी आरक्षण का कोई प्रावधान करता होता है तो ये दोनों जो है आर्टिकल संशोधित होते ही हैं, एक तो आर्टिकल 15 और एक आर्टिकल 16। तो सी हमारा उत्तर है, अनुच्छेद 15(4) और 16(4। अगला, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और आर्थिक समानता। तो भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से आर्थिक समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आर्थिक समानता एक उस तरह का स्वप्न की कल्पना है जिसका केवल स्वप्न देखा जा सकता है। कभी भी मानव समान नहीं रहे हैं और जहां जहां पर भी ये समानता लाने का प्रयास किया गया है वहां वहां पर चीजें जो है बिगड़ी हैं, सुधरी नहीं हैं।
तो स्वर्ग का स्वप्न दिखा करके नर्क बेचा गया है लोगों को। ठीक है, तो आर्थिक समानता, और अगर ये किया जाए तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये कानून बनाने से तो होगा नहीं। अगला, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो यूपीपीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया। देखिए, कहा यह जाता है कि असमानों यानी असमान स्टेटस के लोगों के साथ समान व्यवहार करना भी भेदभाव है। तो अगर आप जो है अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के साथ एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो असल में आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, न कि उनके साथ आप समानता का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए यह कहा गया कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से, तो अब कोई है उसको पढ़ने की सारी आजादी मिली हुई है, और कोई है कि उसके घर वाले फीस भी नहीं जुटा पा रहे हैं, तो कोई बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और कोई है कि उससे अच्छी स्कूलिंग ही नहीं मिल रही। तो अब उन दोनों के साथ आप समान व्यवहार करेंगे तो ये तो ठीक नहीं होगा। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, और इसे जो है समता का अपवाद माना जाएगा, या ये नहीं माना जाएगा कि जो है ये समता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है, ये समता का ही व्यवहार है, क्योंकि उनको भी उठा करके मुख्य धारा में लाना है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि समान लोगों में विधि समान होगी, मतलब एक तरह की पृष्ठभूमि के लोगों के साथ जो है बर्ताव उसी तरह का होगा। ठीक है, तो पूरा ये जो कथन ये है, इसी के आधार पर, इसी तर्क के आधार पर तो पूरा आरक्षण का कॉन्सेप्ट निकला हुआ है। ठीक है, तो ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, यह हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, यानी समाजवादी। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। ए, बी, सी सभी को मिलाकर के पढ़ना, यानी कि समाजवादी जो प्रस्तावना में प्रयुक्त हुआ है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 सभी को मिलाकर के पढ़ने पर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी में लिखा है, लेकिन रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में 1982 में ये जो है डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, तो अगला, प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो अभी हमने देखा, निश्चित रूप से इसका उत्तर हमारा है डी, अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। तो 18 का हमारा उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। अगर आप इसे देखें तो जितने प्रश्न आर्टिकल से रिलेटेड आपको दिख रहे हैं इस सेशन में, उससे बहुत ज्यादा प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, लेकिन हमने जो है आर्टिकल से जुड़े हुए काफी प्रश्नों को हटा दिया था, क्योंकि एक जो है हमें ये लगा कि आर्टिकल तो आप लोगों ने याद निश्चित रूप से किया ही होगा। तो अनुच्छेद 17 हमारा इसका उत्तर है। 19 का आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो देखिए, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य हो, कोई भी हो जो भारत का निवासी है, उसको मौलिक अधिकारों के तहत ही जो है मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यहां पर जो है एक अलग जो है व्यू पॉइंट में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो अनुच्छेद 17 इसका हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार,
स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। तो निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन को संरक्षण समाविष्ट किया गया है? तो समता का अधिकार। ठीक है, डी हमारा उत्तर है, समता का अधिकार। आईएएस प्री 2020 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगला, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपाय द्वारा किया जा सकता है? तो अस्पृश्यता को किस प्रकार से भारत से हटाया जा सकता है, यह पूछा जा रहा है। तो कानून बनाकर, तो निश्चित रूप से कानून बनाकर। शिक्षा की उन्नति द्वारा, तो निश्चित रूप से जितना ज्यादा समाज शिक्षित होगा ये चीजें दूर होंगी। जन जागरण द्वारा, तो निश्चित रूप से जन जागरण सर्वोत्तम उपाय है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, कई लोगों को ये लगेगा कि अरे यही तो ठीक है, लेकिन नौकरियों में प्रवेश दिला करके ये नहीं होगा। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सही है, यानी 22 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो हैं अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, जो है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। तो 23 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो 24 का हमारा उत्तर है बी। अगला, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ए, बी, सी, डी में से हमारा उत्तर है अनुच्छेद 19। तो भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसे जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही माना जाता है कि इसी में जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। अब देखिए, अब यहीं से जो है थोड़ा सा कष्ट वाला विषय जो है प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अब जो है ये उपखंडों में पहुंच गया। केवल अनुच्छेद नहीं पूछ रहा है, उसका उपखंड पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए में। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है 26 का। आइए एक बार जो है देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। तो अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 1 से लेकर के 19 खंड 6 तक कुल 6 खंड दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं, मूलतः 7 स्वतंत्रताएं थी, एक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। अभी देखेंगे कि वो कौन है। तथा अनुच्छेद 19 2 से 19 6 तक इन स्वतंत्रताओं पर आरोपित निर्बंधन बताए गए हैं। तो एक खंड में जो है स्वतंत्रताओं का उल्लेख है, और उसके बाद अगर हम देखें तो शेष 5 खंडों में उन स्वतंत्रताओं पर क्या लगाम लगी है उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? तो पहला देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, संगम या संघ बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वदा आबाद संचरण का अधिकार, भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। ये जो 19F था, संपत्ति अर्जित करने, रखने तथा बेच देने का अधिकार, यह भी एक मौलिक अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निश्चित कर दिया गया। तो ये अब संविधान में नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 की बात हमने की। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, अब वही प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b)(a) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। अब देखिए, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को अगर हम देखें तो कोई हमें जो है ए के सिवा नहीं दिखता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में विशेष रूप से उपबंधित नहीं किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता को, लेकिन ये उसी में जो है सम्मिलित माना जाता है, अलग से लिखा नहीं गया है कहीं। लेकिन फिर भी अन्य विकल्पों में हमें देखें और एक हमको चूज ही करना है, तो ए ही हमारा उत्तर होगा। अगला, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत
नागरिक का मौलिक अधिकार है संविधान का अनुच्छेद 14, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), संविधान का अनुच्छेद 21 और संविधान का अनुच्छेद 25। तो हमारा उत्तर है 28 का संविधान का अनुच्छेद 19 खंड 1 और ए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 19(1)(a) वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसके तहत भारत के सभी नागरिकों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों ने लगातार, एक तो आर्टिकल है 21 और एक है 19, इसका दायरा बहुत व्यापक होता जा रहा है समय के साथ, बहुत सारे अधिकार इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। तो न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों ने लगातार अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में वृद्धि की है। वर्तमान में इसके तहत निम्नलिखित को मूल अधिकार माना गया है। कौन कौन? तो प्रेस की स्वतंत्रता को भी मूल अधिकार माना गया। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज बनाम भारत संघ के मामले में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ के मामले में 2004, विज्ञापन की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, राइट टू नो, मतदाता को सूचना का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में दिया गया। तो ये सारे जो है अधिकार समय समय पर न्यायालयों के निर्णय से निकलते चले गए। अगला, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान। तो भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान पर तो किया जा सकता है, लेकिन अवांछनीय आलोचना, हालांकि आलोचना केवल लिखना चाहिए था, अवांछनीय आलोचना तो लिखने से मेरे हिसाब से बचना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अवांछनीय आलोचना हमारा उत्तर है। हालांकि आलोचना से भी काम चल जाता। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22। तो निश्चित रूप से बी हमारा उत्तर है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 19, 21, कोई नहीं। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश यात्रा को संरक्षण प्रदान करता है? तो हमारा उत्तर है 31 का सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आईएएस प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो इसका भी उत्तर है बी, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 की बहुत उदार व्याख्या जो है न्यायालयों द्वारा की जा रही है और नित नए अनुच्छेद 21 से अधिकार निकलते जा रहे हैं। तो शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ के मुकदमे में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया। तो 32 का हमारा उत्तर है बी। अगला यहां पर देख लीजिए एक बार जो है, तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला काफी चर्चित था। गोपालन मामले को उलट दिया गया इसमें, और जो है ये कहा गया कि जो है विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है वो उचित होनी चाहिए, यानी फेयर होनी चाहिए, रिजू यानी जस्ट होनी चाहिए, और युक्ति युक्त यानी रीजनेबल होना चाहिए। वो अति अयुक्ति युक्त और मनमर्जी पूर्ण नहीं होनी चाहिए। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार माना, और फिर यहीं से बड़े अधिकार निकले। सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि जीवन के अधिकार में शामिल है विदेश जाने का अधिकार, निजता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण, सार्वजनिक मृत्यु दंड देने के विरुद्ध संरक्षण, मृत्युदंड में देरी के विरुद्ध संरक्षण, आश्रय का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, और 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आदि। अगला, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना,
और मृत्युदंड तो यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया, मृत्युदंड जो है इसमें नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 20, ठीक है, इनको जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। एमपीपीसीएस प्री 2019 का प्रश्न है, तो ये उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में निर्णय दिया गया था। और इसी के बाद जो है संविधान में 86वां संविधान का संशोधन किया गया 2002 में, और एक और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 खंड ए के तहत जो है प्रदान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये भैया एक मूल अधिकार है। तो अब जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बना दिया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित 2 कथन है जिसमें एक कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो अब उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का चयन कर उत्तर दीजिए। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं। तो राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ये तो प्रावधान हो ही गया है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, तो यह भी निश्चित है। तो ए हमारा उत्तर है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, निश्चित रूप से। अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो ये तो नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी नहीं है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, तो 1 और 4 इसमें से है। तो 1 और 4 हमें दिखता है सी में, तो 38 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, 22, 21, अनुच्छेद 20। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 20। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आइए थोड़ा इसकी व्याख्या देख लें। तो अनुच्छेद 20 बात करता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है तथा सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न करने पाए। अब इसमें जो पहला खंड है अनुच्छेद 20 का, वो क्या कहता है? वो पूर्व कार्योत्तर विधियों से संरक्षण प्रदान करता है, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या है? इसके अनुसार किसी व्यक्ति को दंड केवल मौजूदा कानून के तहत ही दिया जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने दंड किया है 2021 में
और उस समय जो कार्य उसने किया वो दंड के रूप में नहीं है, लेकिन 2025 में जाकर के एक कानून बन गया कि ये कार्य अगर कोई करेगा तो ये जो है एक क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, लेकिन 2021 में उसे क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अब 2025 जब में जो कानून आएगा तो उस कानून के अनुसार उस व्यक्ति को पीछे जाकर के पकड़ा जाएगा कि तुमने तो उस समय किया था, तो उस समय तो ये अपराध नहीं था, लेकिन अब हमने अपराध घोषित कर दिया तो तुमने 4 साल पहले अपराध किया था, आओ जेल में। ये नहीं कर सकते। अगला, अनुच्छेद 20 खंड 2 दोहरे दंड से संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। यह निषेध केवल न्यायिक दंड के लिए है, विभागीय व प्रशासनिक दंड के लिए नहीं है, उसमें किया जा सकता है। और तीसरा, जिससे प्रश्न था, आत्मदोषी कानून से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इनक्रिमिनेशन। क्या मतलब है इसका? इसके अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य यानी विटनेस देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विटनेस कलेक्ट करने का काम जो है जांच एजेंसियों का है, वो कलेक्ट करके आए। अब ये नहीं कहेंगे कि नहीं आपने अपराध किया, अब आप ही विटनेस जो है जुटाइए और अपने को अपराधी घोषित करिए। अगला, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 20 खंड 3, यही हमने देखा। तो 40 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो निश्चित रूप से अनुच्छेद 20। तो 41 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका उत्तर है डी, अनुच्छेद 22। आइए जो है थोड़ा सा इसको भी देख लिया जाए। तो देखिए, अनुच्छेद 22(1) व अनुच्छेद 22 खंड 2 में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। 2 तरह के अपराधों को वर्गीकृत किया जाता है, एक सामान्य दंड विधि और एक जो है निवारक निरोध के तहत। तो सामान्य दंड विधि का मतलब है कि अपराध हुआ, आपका नाम आया, आपकी गिरफ्तारी होगी। और एक ये है कि अपराध के आशंका पर ही, मतलब अपराध नहीं हुआ है लेकिन आशंका है कि आप अपराध करेंगे, उस आशंका के अपराध के ही आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसे हम निवारक निरोध कहते हैं। रोलेट एक्ट भी एक जो है निवारक निरोध कानून ही था। तो क्या क्या अधिकार है सामान्य दंड विधि के तहत? गिरफ्तार कोई व्यक्ति है तो पहला तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है उसको कि हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी रुचि के अधिवक्ता से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार उसको दिया गया है। गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुतिकरण का अधिकार उसको दिया गया है। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में उसे निरुद्ध नहीं किए जाने का अधिकार। इसके मतलब है थाने में 24 घंटे से अधिक बैठा करके नहीं रख सकते हैं। अब इसके क्या क्या जो है अपवाद हैं वो भी नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना, यह निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है बी, 3 माह के लिए। ठीक है, 43 का उत्तर है बी। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्म प्रचार करने का अधिकार, निश्चित रूप से सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तो इनको जो है ये आजादी मिली हुई है, इनका धार्मिक जो है चिन्ह माना जाता है इससे, कृपाण और पगड़ी सर पे। तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तीसरा, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार और धार्मिक निकायों का लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार ये नहीं है, हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर भारत में इस समय धर्मांतरण हो रहा है और लोभ लालच दे करके किया जा रहा है। तो 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 ये हमारा उत्तर है। तो 44 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27। तो अनुच्छेद 25 इसका उत्तर है, 45 का हमारा उत्तर है बी। आइए देखें,
तो देखिए, अनुच्छेद 25 बात करता है अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म को मानने, अभ्यास और प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार होगा, लेकिन राज्य निम्न आधारों पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है। क्या क्या? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, अभी कोरोना में सारा जो है पूजा पाठ वाला कार्यक्रम बंद हो गया था, मस्जिदें बंद कर दी गई थी, तो ये स्वास्थ्य के आधार पर किया जा सकता है, लोक व्यवस्था के आधार पर भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 दो मुख्य स्पष्टीकरण बताता है, ये दो मुख्य स्पष्टीकरण भी देता है। क्या क्या? पहला, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा, और दूसरा, हिंदू शब्द में जैन, सिख और बौद्ध सम्मिलित है। तो जहां जहां हिंदू लिखा है शब्द, उसका मतलब समझना है कि जैन के बारे में भी लिखा गया है, सिख के बारे में भी लिखा गया है, और बौद्ध भी जो है इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो ये हुआ। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए कुल 45 प्रश्नों को हमने देखा। अगले पार्ट में हम जो है एनडीए सीडीएस के भी प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।